सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए, सिंपल प्रोसेस है। जो भी आपका ट्रस्ट एनजीओ है उसका पैन कार्ड रजिस्टर करते हुए उसका लॉगिन क्रिएट कर लीजिए। लॉगिन क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको ई फाइलिंग पर क्लिक करते हुए इनकम टैक्स फॉर्म्स, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने विंडो कुछ इस तरह से आएगी। उसमें आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर जाना है। पहले पेज पर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, फॉर्म 10 में फाइल करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टैक्स एग्जम्पशंस एंड रिलीफ, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और नए को आपको रिन्यूअल कराना है उसके लिए। हमने फाइल नाउ पर क्लिक करा है। उसके साथ ही मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, असेसमेंट ईयर 22, 23, 21, 22 फाइनेंशियल में हम फाइल करने जा रहे हैं। असेसमेंट इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन मिलेंगे, कौन कौन से वाले रजिस्ट्रेशन मिलेंगे ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और इंटीमेशन और अप्रूवल और प्रोविजनल अप्रूवल अंडर सेक्शन 12A, 1023C, 80G और 35। तो अब सभी इन सारे रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन फॉर्म लाए गए हैं। फॉर्म का नाम है 10A, नई वेबसाइट पर अवेलेबल है और अब ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको अप्लाई करने से पहले आप इसके प्रोविजन जरूर रीड कीजिएगा। जिस सेक्शन के अंडर में रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं 12A, 1023C, 80G या 35, जब तक आपको इनके पर्पज पता नहीं होंगे, इनका रजिस्ट्रेशन क्यों ऑब्टेन कर रहे हैं, आपका रीजन क्या है, तब तक वो पता नहीं होगा एक्ट में क्या लिखा हुआ है, तब तक आप सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आपको रजिस्ट्रेशन मिल भी नहीं पाएगा। क्योंकि पहले आपको ये क्राइटेरिया चेक करना होगा कि आप इसमें कवर्ड होते हैं नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक डिटेल्स हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल्स जो आपको चेक कर लेनी है। अपने रजिस्टर्ड, जो भी आपका रजिस्टर्ड एनजीओ है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स में से आपको ये चीज मिल जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे आता है कि आप किस क्लोज के अंदर फाइल करने जा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 19 तक के यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। अलग अलग सेक्शंस हैं, सेक्शंस में प्रोविजंस हैं, फिर उसके प्रोवाइजो भी हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट सबसे पहला जो ऑप्शन है वो 12A के लिए है, नए रजिस्ट्रेशन के लिए है, और क्लोज जो 6 है उसमें आपको रिन्यूअल के लिए दिया गया है। इसी तरह से 12A 1 और 2 दो ऑप्शन है, इसी तरह से 23C के भी 2 ऑप्शन है। इसके अलग अलग क्लोज में रजिस्ट्रेशन है तो इसके अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। 80G इन्होंने लास्ट में दिया है। पहला अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो नए के लिए होगा, और यहाँ पर अगर 4 सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको रिन्यूअल के लिए, अगर आपको आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ट्रस्ट, जिसमें आपने 80G 12AA का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, उसका आप रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। एक इसमें ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये तो एक बार में एक ही चीज सेलेक्ट करेगा, कि आप दोनों चीजें कैसे सेलेक्ट करेंगे एक साथ। तो इसमें अगर आप एक क्लोज सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको उसी क्लोज के अंदर जाना होगा। फिर आपको अगर दूसरे क्लोज के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपको दोबारा से फिर से एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। पहले आप 12A के लिए अप्लाई कर लीजिए, फिर आप 80G के लिए कर लीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर आपको यहाँ से अपना नेचर ऑफ एक्टिविटीज, जो कि मैंने बताया था आपको जब मैंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए थे, तो उसमें मैंने बताया था, आप वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आपको यहाँ से अपने नेचर ऑफ एक्टिविटी देखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगी कि आपकी चैरिटेबल एक्टिविटी है, रिलीजियस है, या फिर दोनों आप यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर चैरिटेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कंपनी है, या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूशन है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वेदर द एप्लीकेंट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर एन इंस्ट्रूमेंट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर एंटिटी रजिस्टर्ड हुई है या बनी है तो उसका एक कोई फॉर्मेट होगा, क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट के अगर आपने नो सेलेक्ट कर दिया तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन किस बेस पे मिलेगा, ये भी चीज आप ध्यान रखिए। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप उसको पहले डॉक्यूमेंट्स को रेडी कीजिए और उसको यस करते हुए फाइल कीजिए। अगर आप यहाँ पर नो कर देंगे तो आपके तो रिजेक्शन के चांस काफी ज्यादा रहेंगे। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास नहीं है कोई डॉक्यूमेंट तो आप उसको तैयार कर लीजिए जिसके अंडर में वो रजिस्टर्ड हुआ है, आपकी जो एंटिटी है वो रजिस्टर्ड हुई है। तो मैं अभी यस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि 3-4 साल पुराना ट्रस्ट होना जरूरी है। अपने ट्रस्ट के लिए भी कर सकते हैं, जैसे आपने हैंड टू हैंड ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया है और
उस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराने के बाद आप साथ के साथ भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ये जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते हैं, सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है या फिर जो भी एंटिटी है, तो जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन मिला है उसका एक यूनिक नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। या आप अपने जो डॉक्यूमेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको ये मिल जाएगा कि आपने कैसे रजिस्टर किया है। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, और ये जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है वो दिल्ली सब रजिस्ट्रार के यहाँ से रजिस्टर्ड है। तो ये चीजें आपको लिखनी है, आप एंटर कर सकते हैं इसमें, इसलिए इन्होंने यहाँ पर काफी वाइड रेंज दी है, आप कुछ भी चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप डिसाइड करेगा कि आपका ट्रस्ट कितनी जल्दी रजिस्टर्ड होगा या रिजेक्ट होगा, कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपको पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है कि ऊपर तो आपने यहाँ पे दे दिया रिलीजियस हुआ या फिर आपको चैरिटेबल हुआ या फिर दोनों एक्टिविटी आप यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको पर्टिकुलर वे में जाना होगा कि आप जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में जिसमें भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंडर अगर आप अप्लाई करेंगे तो अप्रूवल के चांस काफ़ी हाई रहेंगे। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलना काफ़ी आसान है, पर फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपने यहाँ पर कोई भी उल्टे सीधे चीज़ सेलेक्ट कर दी तो फिर आपको दोबारा से एप्लीकेशन ही आपकी रिजेक्ट होगी, फिर दोबारा से आपको टाइम लगेगा, उतना ही टाइम आपको दोबारा से देना होगा। तो आप इसमें केवल वो चीज़ें सेलेक्ट कीजिएगा जो आप करते हैं, फालतू की चीज़ें आप इसमें सेलेक्ट मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 आता है, ये केवल ट्रस्ट के लिए है कि आपका जो ट्रस्ट है वो इररेवोकेबल है या फिर रेवोकेबल है, बाकी अदर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आप अगर ट्रस्ट के लिए कर रहे हैं तो आप अपने डीड में चेक कीजिए कि आपने जो ट्रस्ट बनाया है वो इररेवोकेबल है या नहीं है। अगर इररेवोकेबल है तो इसमें पॉइंट आता है कि इररेवोकेबल का केस ये होता है कि ट्रस्ट कभी भी बंद नहीं हो सकता है, वापस नहीं हो सकता है। तो एक क्लोज अगर डली हुई है ट्रस्ट में इररेवोकेबल वाली तो आपको यस करना है, अगर नहीं डली हुई है तो नो करना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या क्लोज यहाँ पर डली हुई है तो हम इसको नो कर देते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, अपने ट्रस्ट की डीड में से मिल जाएगी ये चीज़ें। कंपनी के इसमें तो आप नो ही कर सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें किसी भी तरह की। अब आता है अदर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट नंबर 7, 8, 9 ये आपसे कंफर्म करा है कि आपने किसी दूसरे एक्ट में भी या दूसरे प्रोविजंस में भी रजिस्ट्रेशन ले रखा है क्या। और ये पॉइंट नंबर 8 आता है कि आपका जो एप्लीकेशन है क्या वो रिजेक्ट हुआ है, पहले कभी आपने अप्लाई किया हो और वो रिजेक्ट हो गया हो, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पॉइंट नंबर 7 में सबसे पहला आता है दर्पण पोर्टल या FCR एक्ट में आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है क्या किसी अंदर प्रोविजन में, तो आप इसको सेलेक्ट करिए अपने अकॉर्डिंग। पहले आप जाकर चेक कीजिए, अगर आप यस कर देते हैं तो फिर आपको डिटेल्स यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, आपने किस अथॉरिटी के अंडर में रजिस्ट्रेशन लिया है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई हैं। रजिस्ट्रेशन का नंबर, डेट, अथॉरिटी, और वो रजिस्ट्रेशन अभी एक्टिव है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसको नो कर देता हूँ तो फिर मुझे कोई डिटेल्स डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 8A और 8B ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है कि आपने पहले को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था क्या और वो रिजेक्ट हो गया था क्या, तो आप इसको, अगर आपको पहले रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, आप रिन्यूअल करने जा रहे हैं तो फिर तो आप नो ही करेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पॉइंट नंबर 8B में आता है वेदर क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर क्लॉज 21 ऑफ सेक्शन 10 की आप सेक्शन 10 की कोई एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कीजिए और यस नो सेलेक्ट कर लीजिए। ये काफ़ी ईजी प्रोसेस है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है कि जो आपके जो की पर्सन्स है, ऑथर, फाउंडर, सेटलर, ट्रस्टी, मेंबर ऑफ सोसाइटी, मेंबर ऑफ गवर्निंग काउंसिल, डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, तो जिनका बेनिफिशियल इंटरेस्ट 5% या उससे ज़्यादा है तो उसका आपको यहाँ पर एंटर करना है कंपनी केस में, और बाकी जो ट्रस्ट हैं उनके केस में भी या फिर सोसाइटी के केस में भी आपको 5% से वो वाले यहाँ पर सारे एंटर करने हैं। बेसिक KYC डिटेल्स यहाँ पर जाएगी, उनका नाम, उनका क्या रिलेशन है, ट्रस्टी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर ऑथराइज्ड पर्सन है, क्या चीज़ें हैं, सारी लिस्ट पूरी यहाँ पर दी हुई है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद जो भी आप जिस पर्सन के लिए आप जो है की मैनेजर पर्सन जिसको आप बनाना चाह रहे हैं उसके यूनिक आईडी आपको यहाँ पर अटैच करनी होगी, जैसे पैन नंबर, आधार नंबर या पासपोर्ट या वोटर आईडी जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें से एक आईडी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और उसका नंबर यहाँ पर आपको देना है। तो ये वाली चीज़ है कि आपको ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। बेसिकली जो डायरेक्टर्स हैं या फिर जो की पर्सन्स हैं उनकी यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि उनसे कांटेक्ट किस तरह से करेंगे, डिपार्टमेंट किस तरह से कांटेक्ट करेगा, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो वो चीज़ें यहाँ पर सबमिट कराई जा रही है। जिनका इंटरेस्ट 5% या उससे ज़्यादा हो केवल उन्हीं के लिए ये चीज़ें आपको यहाँ पर
ऐड करनी है, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। और ये जैसा मैंने बताया था, इनके एक आपको लिस्ट तैयार करनी है, उसमें सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, नेम, एड्रेस, पैन नंबर और क्या रिलेशन है ट्रस्ट का उनके साथ, तो ये चीज़ें हम ऐड करेंगे। पॉइंट नंबर 9B में क्या है, इफ़ इन केस इफ एनी ऑफ द पर्सन मेंशन वो इज नॉट एन इंडिविजुअल द प्रोवाइड डिटेल्स। यहाँ पर अगर इंडिविजुअल केस में तो यहाँ पर इन्होंने दे दिया, पर अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि एक ट्रस्ट में कोई दूसरा ट्रस्टी या कोई दूसरी कंपनी वो यहाँ पर उनकी होल्डिंग्स हो, तो उस हिसाब से कि वो 5% से ज़्यादा अगर बेनिफिशियल ओनर है तो वो भी आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। जब आप ये पूरा डाटा फीड कर देंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको एक ऐड करके दिखाया है कि आप इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा 5% से ज़्यादा जिनका भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उन सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी ही करनी है। नेक्स्ट में आता है डिटेल्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। तो अगर आपने कोई रिटर्न पहले से फाइल किया है तो आप उसको सेव कर दीजिए, यहाँ पर डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमारे वाले केस में इसमें क्या है कि हमने पहले से इसमें जो डाटा फीड किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नील वैल्यू ले रहा है, तो आप अपने डाटा को चेक कीजिएगा। अगर आपका बिल्कुल नया रजिस्टर्ड है तो फिर आपको नो करना है, और अगर आपने पहले से इससे पहले रिटर्न फाइल किया है लास्ट असेसमेंट ईयर की तो फिर आपको इसको यस करना है। यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा रहा है कि जो आपने रिटर्न फाइल किया है लास्ट असेसमेंट ईयर की, तो क्या उसकी डेट एक्सपायर्ड हो चुकी है या नहीं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यस सेलेक्ट होकर आ रहा है, बिकॉज ऑफ जो लास्ट असेसमेंट ईयर है उसकी तो डेट जो है वो रिटर्न फाइल करने की जा चुकी है। तो आपने फाइल किया है या नहीं किया है, यहाँ पर ये ऑप्शन आ ही नहीं रहेगा, आप इसको नो सेलेक्ट करें। तो इसको आपको सेव कर लेना है और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलना है। ये जो डाटा है डिटेल्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आपकी लास्ट रिटर्न से ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपको मैनुअली कुछ फीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डेट ऑलरेडी पास्ट हो चुकी है। जब नेक्स्ट ईयर में जब आप जाएंगे, जब इस साल की आप रिटर्न फाइल कर देंगे, फिर आप दोबारा से फाइल करेंगे, तब जाके डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगा। ये आ रहा है इनकम की डिटेल्स। तो ये वाला ऑप्शन जो है अभी इसमें भी चीज़ें एनेबल नहीं हुई है। इनकम रिसीव्ड इन 3 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच एप्लीकेशन इज मेड। तो बिल्कुल न्यूली रजिस्टर्ड ट्रस्ट है ये, तो इस केस में यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। मैं आपको न्यू का दिखा रहा हूँ कि आप न्यू का किस तरह से करेंगे, बट आपके केसेस में अगर आपका ट्रस्ट ओल्ड है तो फिर आपको यहाँ पर डाटा मिलेगा कंफर्म। डाटा को आपको सेव करते जाना है। फिर यहाँ पर एक्टिविटीज आएगा कि आपकी जो एक्टिविटीज है वो किस तरह की है, वो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया ही है। उसके अकॉर्डिंग जब सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आता है वेरिफिकेशन का प्रोसेस कि आप जो है वेरिफिकेशन डाल दें यहाँ पर और डाटा को सेव कर लें। अब नेक्स्ट आता है अटैचमेंट्स। तो इसमें यहाँ पर आपको क्या अटैचमेंट्स एंटर करनी है, तो यहाँ पर क्या क्या अटैचमेंट्स आपको ऐड करनी है वो बेसिकली यहाँ पर दिया गया है, पर ये एक एग्जाम्पल है। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है जहाँ पर 12A और 80G रजिस्ट्रेशन के लिए आप अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप अगर वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अटैच कर देते हैं तो आपको गारंटीड है कि आपको 99% रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। बेसिकली पॉइंट है, मैं आपके सामने एक बार रीड कर देता हूँ। सबसे पहला आता है कि 5 MB से ज़्यादा का फाइल नहीं होगा, और जो टोटल अटैचमेंट्स आप लगाएंगे तो 50 MB से ज़्यादा का फाइल यहाँ पर अपलोड ही नहीं होगी। सबसे पहला आता है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेशन, जिसके थ्रू आपका जिसके बेस पे ट्रस्ट या एस्टेब्लिशमेंट या इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड हुआ है उसकी यहाँ पर सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी आपको लगानी है। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि यहाँ पर यस और नो कह रहा है कि वो आपको कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं है, तो ये चीज़ें मैंडेटरी है। वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये
आप इसको नो कर देंगे तो फिर आपका जो है एप्लीकेशन ही आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग द क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। उससे नेक्स्ट आता है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आरओसी। इसमें से जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर रखेंगे। एफसीआरए का आ गया, 12A और 12AB का अगर आपने रजिस्ट्रेशन कोई लिया है तो, और उसके अलावा जो है अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है वही यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है कि कॉपी यहाँ पर अटैच करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप प्रोफेशनल सीए से सर्टिफाइड कराते हुए अटैच करें, तो उसकी एप्लीकेशन या उसकी जो एप्लीकेशन आपके वहाँ पर जाएगी तो उसकी ऑथेंटिसिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर आता है एनी अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं मैंने पहले से भी आपको वीडियो में प्रोवाइड किया है, डिटेल डिस्कशन है। मैं लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक बार मैं लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो मैं आपको लिस्ट ये शेयर कर दूंगा। आप अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल आप मुझे ईमेल कीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अपनी ईमेल आईडी के साथ, ये आपको मिल जाएगा। तो ये रहे डॉक्यूमेंट्स रिन्यूअल और नए रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए पूरी लिस्ट है, 12A की भी और 8AG की भी, क्या क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था जिसमें मैंने आपको बता दिया कि आप नए पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं। आप इस रजिस्ट्रेशन को करेंगे अगर सही तरीके से आपने अप्लाई किया है तो आपको नेक्स्ट डे में भी सर्टिफिकेट मिल सकता है। इसका टाइम लिमिट होता है 1 मंथ से लेकर 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर जब आप अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे तो एक्टिविटी स्टार्ट करने के 1 मंथ या फिर 6 मंथ दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उसके अंदर अंदर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। वो भी सब कुछ ऑनलाइन होना है, कहीं डिपार्टमेंट किसी भी तरह से कोई विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल फेसलेस है ये। आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए और आपका अप्रूवल हो जाएगा। आपको सर्टिफिकेट आपकी ईमेल पर भी मिल जाएगा और आप यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे।